हेलो बच्चों, मैं अनंत आज फिर एक नई क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों हम कर रहे थे गति की समीकरण। क्या कर रहे थे बच्चों? गति की समीकरण हम आपको प्रूव करके दिखा रहे थे। तो जो पहली समीकरण थी गति की, वो हमने आपको प्रूव करके दिखा दी थी। कौन सी समीकरण थी वो थी v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ये जो समीकरण थी वो ये हमने आपको प्रूव करके दिखा दी थी। और जो ये समीकरणें थी वो किसने दी थी? गैलीलियो ने दी थी। कौन थे? गैलीलियो। ये एक वैज्ञानिक थे गैलीलियो, इन्होंने ये तीन समीकरणें दी। ठीक है, पहली समीकरण जो थी वो हमने आपको प्रूव करके दिखा दी थी। और आज हम जो बात करेंगे वो दूसरी समीकरण की बात करेंगे। दूसरी समीकरण हमारे पास है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आज इसको प्रूव करके आपको दिखाएंगे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक और शेयर भी कर देना बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाई। सबसे पहले हम बात करेंगे दूसरी समीकरण की। ठीक है, पहली समीकरण हमने प्रूव करके दिखा दी थी, दूसरी समीकरण बात करते हैं। ठीक है, हेडिंग लगाइए द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण, ठीक है बच्चों। चलिए ये हमारे पास कौन सी समीकरण है? द्वितीय समीकरण है। इसमें लिखेंगे आप, माना माना किसी किसी पिंड किसी पिंड द्वारा किसी पिंड द्वारा ds ds दूरी ds दूरी dt समय में dt समय में तय करते हैं। अतः पिंड का वेग, ठीक है, पिंड का वेग। और वेग बराबर आपको पता ही क्या होता है? वेग बराबर होता है हमारे पास v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। ठीक है, ds क्या है? दूरी है, और dt क्या है? समय। यानी कि इतने समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये तो पता लग गया ना आपको क्या है। ये क्या है? वेग इज इक्वल टू ds अपॉन dt, यानी कि इतने समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब इस dt के मल्टीप्लाई आपको इधर करनी होगी। तो आप लिख सकते हो ds इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे तो कितना देगा? v इंटू डी टी। ठीक, अब आपको क्या करना होगा, अब देखो ds इज इक्वल टू, इस v के स्थान पे आप क्या रखोगे? v की वैल्यू क्या होती है? v की वैल्यू होती है u प्लस एटी। पहली समीकरण है, पहली समीकरण क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो v की वैल्यू क्या रख दोगे? u प्लस एटी। ठीक है, इस v के स्थान पे। अब dt एज इट इज आ जाएगा, इधर लिख भी दो आप, यानी कि v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस एटी। ठीक है, यानी कि v के स्थान पर क्या रखा हमने? u प्लस एटी। अब आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करोगे, यानी कि ds इज इक्वल टू यू टी, यू डी टी आ जाएगा, और प्लस ए टी, और ये डी टी आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। हमने क्या किया, इस डी टी की मल्टीप्लाई कहाँ की? इसके अंदर कर दी। ठीक है, हमारे पास क्या है? यू डी टी प्लस यू टी इंटू डी टी। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए भाई। अब आप लिखो, क्या करना पड़ेगा, अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा लिख लो आप इसके बारे में। यानी कि हमारे पास यदि यदि दूरी परिवर्तन दूरी परिवर्तन जीरो से s
तथा समय 0 से t हो तो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन करोगे आप, इस ds का ds रखोगे आप। ठीक है, अब इसकी लिमिट लगाओगे। लिमिट ये क्या है, ds क्या है, दूरी, दूरी प्रारंभ में कितनी थी 0, अंत में कितनी होगी s, इसकी लिमिट रख दोगे आप। ठीक है, इज इक्वल टू, इसी प्रकार आप यहां पर रख दो u dt। इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा, समय के रेस्पेक्ट में। तो समय प्रारंभ में कितना था 0, अंत में कितना मान लिया 50। यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा था, दूरी के। तो प्रारंभ में दूरी कितनी 0, अंत में कितनी हो गई s। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन a t और ये टी टी। इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा, समय के यानी कि t के। तो 0 से t यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आता कोई। ठीक है, अब मैं ऊपर से थोड़ा रब करता हूँ, फिर मैं इसको करूंगा भी। चलिए, अब जो हमारे पास ये है, हमारे पास ये ds, इसको तो लिख लेते हैं ऐसे ही, यानी कि 0 से s और ये आ जाएगा ds। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, समय के। और u क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। 0 से t इंटू कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा, और प्लस, और a क्या है, कांस्टेंट है, a कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो a 0 से t, और ये t क्या है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट क्या है a, तो a को हम बाहर लेंगे। तो t के रेस्पेक्ट में तो हो रहा है, तो t क्या है, वेरिएबल है, तो t तो उसके अंदर ही रहेगा ना भाई। ठीक है, चलिए अभी आ जाएगा हमारे पास dt। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं भाई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर दो। यहाँ पर 1 है तो 1 का कितना आ जाएगा, s आ जाएगा। इसकी लिमिट लगा दो, 0 से s इज इक्वल टू u, यहाँ पर कितना आ जाएगा, t आ जाएगा। t आ जाएगा ना भाई, 1 का कितना हो जाएगा t, इसकी लिमिट लगा दो आप, 0 से t और प्लस, ये तो जू का टू आएगा, इसका कितना आ जाएगा, t का कितना होता है, t स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है भाई, यहाँ पे 0 से t आ जाएगा, यानी कि t का इंटीग्रेशन कितना होता है, t स्क्वायर बाय में 2। ये इंटीग्रेशन आपसे आना चाहिए भाई। ठीक है, इंटीग्रेशन आपसे आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, पहले अपर लिमिट रखो s के स्थान पर, फिर लोअर लिमिट रख देना। ठीक है, अपर लिमिट रखें तो कितना आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक, अब लोअर लिमिट रखोगे तो माइनस आ जाएगा, -0 आ जाएगा, तो 0 को तो लिखने का कोई फायदा नहीं है, चलो हम ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब u t के स्थान पर t रखोगे तो कितना आ जाएगा, ut आ जाएगा। अब 0 रखे तो फिर 0 बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर अब a और t के स्थान पर क्या रखोगे, अपर लिमिट यानी कि t, तो t स्क्वायर बाय में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर -0 रखोगे तो वो 0 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आई। चलिए भाई, अब s इज इक्वल टू क्या रखोगे, s इज इक्वल टू ut और प्लस 1/2 और कितना आ जाएगा 80 स्क्वायर। यही हमारे पास क्या है, दूसरी समीकरण है जो हमको प्रूव करनी थी, यानी कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये हमको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ठीक है भाई, ये थी हमारे पास दूसरी समीकरण। कोई दिक्कत है तो बताइए भाई यहाँ पर। तो बच्चों आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको थर्ड समीकरण आपको कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।